एपिसोड 51 से 60 तक। पार्ट 2। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्रा एयरपोर्ट से अपने महल की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसने उसे रहस्यमयी जंगल को देखा, जहां उसे ख्वाबों की तरह जलपरी दिखाई पड़ी। अब आगे इस वक्त रुद्रा अपने सिक्योरिटी के साथ महल की ओर बढ़ रहा था। महल पहुंचने में बस कुछ ही दूरी शेष रह गई थी, पर ये दूरी रुद्रा को पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा लग रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और कैसे जल्दी से पहुंचे। थोड़ी ही देर में वह लोग गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक गांव वाले फैले हुए थे। आखिर में 12 सालों बाद उनका राजकुमार जो लौट के आ रहा था। औरतें सभी सड़क से काफी पीछे खड़ी थी और जितने पुरुष थे वह सब आगे बढ़कर रुद्रा का स्वागत कर रहे थे। सभी गांव के लोग झुककर रुद्रा को सलाम कर रहे थे। यह उनके राजकुमार के लिए उनका सम्मान था। कुछ ही देर में वह लोग महल के अंदर एंटर करते हैं। वहां शुभम सिंह ने उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उनकी गाड़ी महल के अंदर एंटर करती है, ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे गार्ड चारों तरफ फैले हुए थे। जैसे ही रुद्र अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, सारे गार्ड उसे एक साथ सल्यूट करते हैं। वही पूरे रास्ते पर लाल कालीन बिछी हुई थी, जिस पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। रास्ते के दोनों साइड गार्ड की लंबी लाइन लगी थी। बीच बीच में कुछ गार्ड हाथों में फूल लेकर खड़े थे। जैसे जैसे रुद्रा आगे बढ़ रहा था, वह लोग फूलों की बरसात कर रहे थे। रुद्र का भव्य स्वागत किया जा रहा था। वही शुभम सिंह दौड़कर रुद्रा के पास आते हैं। जैसे ही रुद्रा शुभम सिंह को देखा है, वह उनके गले लग जाता है। शुभम सिंह की आंखों में इस वक्त आंसू थे। आखिर में कितने सालों बाद वह अपने बच्चे को देख रहे थे। वह प्यार से रुद्र के सर पर हाथ फेरते हुए पूछते हैं, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उनके पूछने पर रुद्र को याद आता है कैसे रास्तों पर खून के छींटे पड़े थे। वह उनकी ओर देखते हुए जवाब देता है, आपके रहते हुए मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? शुभम सिंह उसके बातों का मतलब समझ जाते हैं। वह प्यार से उसे अंदर चलने को कहते हैं। तभी आर्यन आकर उनसे बोलता है, मामा साहब, आप मुझे भूल गए हैं। जैसे ही वह आर्यन को देखते हैं, मुस्कुराते हुए उसे भी अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, अरे बच्चा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अगर मैं भूल भी गया तो तुम मुझे भूलने नहीं दोगे। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं उनकी बातें सुनकर आर्यन अपना मुंह बना लेता है। शुभम सिंह उन दोनों को लेकर अंदर जाते हैं। शुभम सिंह बड़े ही सम्मान के साथ रुद्रा से बोलते हैं, रुद्र, तुम जाकर अपने कमरे में फ्रेश हो लो। इतनी दूर का सफर करके आए हो, थक गए होंगे। वही आर्यन को भी शुभम से अपने कमरे में जाने को बोलते हैं। उन्हें पता था कि इस वक्त रुद्रा के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर अभी वक्त सही नहीं था बातें करने का। उन्हें अभी पूरी सिचुएशन का जायजा लेना था, इसलिए वह उन लोगों को वहां रुकने को बोलकर चले जाते हैं। वही शामली काफी देर से आकर अपने बाबा सा को रिपोर्ट कर चुकी थी, पर अभी तक विश्वा का कोई पता नहीं था। अब शाम ढल चुकी थी। शामली को उसके लिए टेंशन होने लगती है। अब तक शुभम सिंह भी वहां पहुंच चुके थे। वह तुरंत ही शामली से पूछते हैं, शामली, विश्वास कहाँ है? शामली उन्हें वहां की सारी बात बताती है, जो कुछ भी आज उन लोगों ने किया था। इस समय शामली के चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी। वह विश्वा के लिए परेशान थी। वह तुरंत अपने बाबा सा से बोलती है, मुझे लगता है विश्वास को चोट आई है, वरना वह इतना देर नहीं करता। मेरे पास गार्ड थे, पर उसके पास ज्यादा गार्ड नहीं थे। वह अपने साथ बहुत ही कम गार्ड लेकर गया था और दुश्मन इतनी ज्यादा थे, जरूर लड़ते वक्त उसे चोट आ गई होगी और वह जंगल में गया होगा, नहीं तो उसे इतनी देर ना होती। वह तो उससे पहले ही हर बार पहुंच जाता है। बस मुझे चिंता इस बात की है कि उसे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा घबराहट थी। वही शुभम सिंह जब ये सुनते हैं तो वह भी समझ जाते हैं कि जरूर उसे चोट लग चुकी है, वरना वह अब तक आ चुका होता। पर उन्हें ये भी पता है, अगर उसे चोट लगी होगी तो वह कहाँ गया होगा जिससे उसकी चोट फील हो जाए। शामली शुभम सिंह से बोलती है, बाबा, मैं जा रही हूँ। तभी शुभम सिंह बोलते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? रात होने वाली है।
अगर तुम जंगल जा रही हो तो तुम वहां नहीं जा सकती हो क्योंकि इस वक्त वहां बहुत ज्यादा खतरा होगा। तो वह बोलती है, पर बाबा साहब मैं विश्वा को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं जंगल के बाहर ही विश्वा का इंतजार करूंगी और जब वह आ जाएगा तो उसके साथ ही आ जाऊंगी। आप मेरी फिक्र ना करें, वैसे भी जंगल में मुझे खतरा नहीं है क्योंकि उसके जंगली दोस्त मुझे अच्छे से पहचानते हैं। वह मुझ पर किसी भी तरह से हमला नहीं करेंगे। वही शुभम से उसकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता था वह चाहे जितना समझ ले पर उनकी बेटी मानने वाली नहीं है और उन्हें विश्वा का भी फिक्र हो रहा था। इस वजह से वह उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं और बोलते हैं कि अपने साथ कुछ गार्ड को लेकर जाओ। तो वह बोलती है, पर बाबा अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। तब शुभम से बोलते हैं, ठीक है, पर तुम जंगल के अंदर भूलकर भी नहीं जाना, रात होने वाली है। अंधेरे में जरूरी नहीं है कि उसके दोस्त तुम्हें पहचान ले, कहीं तुम्हें कच्चा ना चबा जाए। उनकी बातों को सुनकर शामली हंसने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था अब उसके बाबा सा उससे मजाक कर रहे हैं। बिना वक्त गंवाए जंगल की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वह अपना घोड़ा लेकर जंगल के बाहर पहुंच जाती है। वहां रुककर वह कुछ देर उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था शामली का दिल घबराने लगा था। उसे यहाँ जंगली जानवरों से डर नहीं लग रहा था, पर वह विश्वा के लिए घबरा रही थी। वह मन में ही बोलती है, कहीं विश्वा को ज्यादा चोट तो नहीं लग गई है। मैं कैसे उसे अकेले छोड़ के चली गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। वह खुद के ऊपर ही गुस्सा कर रही थी। लगभग 1 घंटा और बीत जाता है, तब उसे विश्वा के लिए चिंता होने लगती है। अभी वह अपने मुंह से एक अजीब तरह की आवाज निकलती है। वह आवाज काफी तेज थी। इस समय जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। उसे सुनसान जगह पर वह आवाज बहुत ही तेजी से चारों ओर गूंज उठी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। शामली ने फिर से वही आवाज निकाली। अब की बार उसने लगातार कई बार इस तरह से आवाज निकाला। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से उसको विश्वा का रिस्पांस मिला। उसने भी एक दूसरी तरफ की उतनी ही तेज आवाज निकाला था। उसकी आवाज को सुनकर शामली खुश हो जाती है। उसे पता चल चुका था कि वह आ रहा है। वह बड़ी बेसब्री से अब उसका इंतजार करने लगती है। 10 मिनट बाद वह तेज घोड़े की रफ्तार के साथ वहां पहुंच जाता है और अपने सामने शामली को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाता है, पर वह उसे पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन फैले हुए हैं और अब हम लोगों ने उन लोगों पर अटैक किया है। इस वजह से वह और ज्यादा चौकन्ने हो चुके हैं। वह किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। आखिर में तुम कैसे कितनी लापरवाह हो सकती हो? उसकी बातों को सुनकर शामली अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम इस तरह से मुझे डांटना बंद करो और पहले बताओ कि तुम्हें चोट कहाँ आई है। उसकी बातों को सुनकर विश्वा अपनी नजरें चुराने लगता है और बोलता है, मुझे चोट कहाँ आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शामली उससे बोलती है, मुझे पता है तुम्हें चोट आई है, तुम मुझे छुपाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें चोट नहीं आई होती तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं होते, इसलिए शांति से मुझे बताओ। पर विश्वा उसे बताने के लिए तैयार नहीं था। शामली देखी है कि वह उसे बताने वाला नहीं है तो लपक कर उसे घोड़े से नीचे खींच लेती है। अचानक खींचे जाने की वजह से वह सीधा जाकर शामली के ऊपर गिरता है। शामली उसे जोर से अपनी बाहों में पकड़ लेती है। इस वक्त दोनों लोग जमीन पर गिरे हुए थे। शामली नीचे थी तो विश्वा उसके ऊपर था। वह खुद को शामली से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर शामली उसे छोड़ने वाली नहीं थी। इसी बीच शामली का हाथ उसके जख्म पर लग जाता है, जिससे अचानक ही उसके मुंह से सिसकी निकाल जाता है। शामली तुरंत ही अपना हाथ दूर कर देती है और उठकर उसे जल्दी से देखना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर उसके जख्म से बातें खून पर जाती है। जख्म बहुत गहरा था। वह तुरंत ही घबरा कर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाजू में एक बड़ा कट लगा था जो बहुत ही ज्यादा गहरा था। वह तुरंत ही विश्वा को उठती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ। इस वक्त शामली को विश्वा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। विश्वा को भी समझ में आ गया था कि शामली
उससे गुस्सा हो गई है। वह तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, सॉरी यार, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। उसकी बातों को सुनकर शामली उसकी ओर देखने लगती है और बोलती है, अपना ड्रामा बंद कर, जब मुझे मनाने की बारी आती है तो तू अपने लड़की फॉर्म में आ जाती है। बाकी समय मुझ पर गुस्सा करती रहती है कि लड़की समझ के मुझसे बात मत किया कर, हमेशा लड़कों की तरह मुझसे बात किया कर। तेरी इस डबल पर्सनैलिटी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे तो डर लगता है कभी किसी के सामने में ऐसा ना बोल दूं कि तेरी पोल ही खुल जाए। तभी तभी विश्वा उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, खबरदार से जो तूने ऐसी गलती की तेरी जान निकाल लूंगी। उसे गुस्सा करता देखकर शामली अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, को फिर से आ गए हैं अपने प्रचंड रूप में। इतना बोलकर वह दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है तो विश्वा उसे मनाते हुए बोलती है, यार तू तो समझती है एक छोटी सी भूल मेरी जिंदगी खत्म कर सकती है। उसकी बातों को सुनकर शामली तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है, खबरदार से जो तूने दोबारा ये शब्द बोला मैं मर भी जाऊंगी फिर भी तेरे लिए मुझे एक छोटी सी भी भूल नहीं होगी। क्या तुझे अपनी दोस्त पर इतना ही भरोसा है? उसकी बातों को सुनकर विश्वा उसे गले से लगाते हुए बोलती है, नहीं, उसे पर तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए तो मैं तेरी सारी बातें मानती हूँ। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। वही उसकी बातें सुनकर शामली उसे घूर कर देखने लगती है और बोलती है, तूने मेरी कोई भी बात कभी मानी है? झूठ क्यों बोलती है? उसे इस तरह से गुस्सा करता देखकर विश्वा हंसने लगती है तो शामली रहती है, चल अब बातें बाद में करते हैं, पहले जल्दी से चल और माँ के पास चलते हैं, तेरा ट्रीटमेंट करवाते हैं वरना तुझे इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी बातों को सुनकर विश्वा बोलता है, तो उसकी फिक्र ना कर, अब मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, मैं पिछले 4 घंटे से अमृत कुंड में ही थी। और तुम्हें तो पता है उसे जल में इतनी शक्ति है कि वह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, तो तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, देर करना हमारे लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर वह तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़ जाती है, वही शामली भी उसके पीछे अपने घोड़े पर चढ़ जाती है और अब दोनों हवा की तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग अपने गांव में पहुंच जाते हैं। शामली के बार बार कहने पर वह काव्या जी के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने जाती है। विश्वा इन्हें छोटी माँ का कर बुलाती है क्योंकि इन्होंने एक माँ का फर्ज पूरी तरह से अदा किया है। वही जब काव्या की शामली और विश्वा को देखते हैं तो उनसे सारी बातें पूछने लगते हैं तो शामली बोलती है, माँ पहले आप विश्वा का ट्रीटमेंट करो, उसके हाथों में चोट लगी है, फिर हम आपको सब बताएंगे। जैसे ही काव्या जी यह सुनती है कि विश्वा को चोट लगी है उनका दिल धक से रह जाता है। वह तुरंत विश्वा के पास पहुंचती है और ऊपर से नीचे उसे चेक करना शुरू कर देती है और उनकी नजर जब उसके बाजू पर पड़ती है तो वह देखकर चौंक जाती है। उनकी आंखों में तुरंत ही आंसू आ जाते हैं। वह भरे हुए गले से बोलती है, बच्चा तुम्हें इतना ज्यादा कैसे लग गया? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, जल्दी बैठो मैं दवा लगा दूं। विश्वा उन्हें रोता हुआ देखती है तो उनके आंसू पहुंचने हुए बोलती है, छोटी माँ आप फिर से रोना शुरू कर दी, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह उसकी ओर देखने लगती है और बोलते हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, तुम कितनी ज्यादा ठीक हो, अब तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो और मुझे अपना ट्रीटमेंट करने दो। इतना बोलकर वह तुरंत ही उसके चोट को साफ करना शुरू कर देती है। चोट गहरी थी, इस वजह से उन्हें स्टिच भी करना पड़ जाता है। वह शामली से बोलते हैं, शामली देखो ध्यान देना तुम, विश्वा अपने हाथों को पानी से ना अभी आए जिससे इसके जख्म जल्दी से भर जाए और उसे समय समय पर दवाई भी खिला देना। फिलहाल मैं पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरे ना रहने पर तुम इसका पूरा ध्यान रखना, बोलकर वह शामली की ओर देखने लगती है। शामली उनकी नजरों को देखती है तो वह चीरते हुए बोलती है, माँ आपके कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपनी बेइज्जती का ध्यान अच्छे से रख लूंगी। इतना बोलकर वह कमरे में अंदर चली जाती है क्योंकि इस वक्त उसे अपने शरीर पर लगे खून के धब्बों को धोना था।
जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी। वह तुरंत ही बाथरूम में घुसकर शावर ऑन कर देती है और उसके नीचे खड़ी हो जाती है। वह काफी थक चुकी थी। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है तो आज का सारा नजारा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वह मन में ही सोचती है, हम लोगों की जिंदगी आसान नहीं है, हम कभी सुकून से नहीं जी सकते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। काश हमारी जिंदगी दूसरों की तरह भी आसान होती। इतना बोलकर वह बिल्कुल ही खामोश हो जाती है और अपने शरीर से बहते हुए उसे लाल रंग के पानी को देखने लगती है, जो कोई रंग नहीं था बल्कि लोगों के जिस्म से निकला हुआ खून था। वही विश्वा भी अपने रूम में चला जाता है। इस वक्त काव्या जी ने उसके हाथों को अच्छे से पट्टी कर दी थी। जैसे ही विश्वा अपने कमरे में पहुंचती है, वह तुरंत ही वॉशरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद एक टॉवेल लपेटकर क्लोजेट रूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। कुछ ही देर में वह एक हल्का लोवर और शर्ट पहनकर बाहर निकलती है। इस वक्त उसका शरीर दूध सा गोरा चमक रहा था। वह इस कपड़े में भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। अगर इस वक्त कोई उसे देख ले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। शायद ही ऐसी खूबसूरती उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी देखी हो। नहाने की वजह से उसका पूरा शरीर हल्का गुलाबी पड़ चुका था। ज्यादा थके हुए होने के बाद भी उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था। उसकी खूबसूरती में 1% की भी कमी नहीं आई थी। वह तुरंत जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जैसे ही वह आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूमने लगता है। चारों तरफ लोगों की चीख और पुकार, खून से लथपथ लोग और जहां तक नजर जाए बस खून ही खून। जैसे जैसे वह अपनी आंखों के सामने ये सीन देख रही थी वैसे वैसे उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा डर रही हो। वह तुरंत ही चौंक कर अपनी आंखें खोल देती है। यह एक दिन का काम नहीं था, क्या हर रोज का था। वह कभी पूरी नींद नहीं सो पाती थी। उसके दिल में इतना जख्म था, वह किससे बताएं। कौन है जो उसके इस जख्मों को कम कर सकता है? कौन है जो उसके दर्द को उसकी जिंदगी से मिटा सकता है? वह मन में बोलती है, आज फिर मैं खून की होली खेली। कब तक मेरी जिंदगी में ये होली लिखी है? क्या कभी मैं इस लाल रंग से खुद को दूर कर पाऊंगी? ऐसा लगता है जैसे यह मेरे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जैसे इसके बिना मेरा वजूद ही नहीं हो कुछ भी। फिर तभी उसकी आंखों में अंगारे दिखाई पड़ने लगते हैं। वह बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम लोगों को सुकून से कैसे जीने दे सकती हूँ? एक एक से अपने एक एक पल का बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको उसके धोखे की सजा मिलेगी। बस कुछ वक्त और जितनी जिंदगी जीना है जी को, फिर तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। ये बोलते वक्त उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसका पूरा शरीर गुस्से से कहां पर था। ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त उसके सामने कोई आ जाए तो वह तुरंत ही उसकी जान निकाल लेगी। वहीं दूसरी तरफ जहां विश्वा अपने दर्द में सारी रात जाग रही थी, वही कोई अपनी सोच में सारी रात जाग रहा था। आज रुद्रा को भी नींद नहीं लग रही थी। बार बार उसके आंखों के सामने वह सारा नजारा घूम रहा था। वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करता, तुरंत ही उसकी आंखों के सामने पानी से निकलती एक सुनहरी जलपरी दिखाई देती और फिर उसकी आवाज उसके कानों में गूंज जाती। उसका दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। वह चाह कर भी उस दृश्य को नहीं भुला पा रहा था। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है। वह क्यों उस जलपरी को याद कर रहा है? क्यों उसकी आंखों के सामने बस उसे जलपरी का ही दृश्य दिखाई दे रहा है? उसने आज तक कभी लड़कियों के बारे में सोचना तो दूर देखना भी अपने वक्त की बर्बादी समझी है। वह लड़कियों को इतना घटिया समझता था कि वह उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखता था। पर आज क्यों वह चाह कर भी अपने मन को नहीं रोक पा रहा है?
वह कौन है, कहाँ से आई है, वह इंसान है कि सच में कोई जलपरी है? नहीं, वह इंसान नहीं हो सकती है। अगर वह इंसान होती तो इतने सारे मगरमच्छ उसे जिंदा नहीं छोड़ते। वह तो इंसानों को उसकी महक से ही पहचान जाते हैं, वह उसे खड़ा ही निकल जाते। पर वहाँ का नजारा देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे वह उन लोगों की देवी हो जिसे खुश करने में वह लोग लगे थे। आखिर में ये सब क्या है? कौन थी वह और वह सब क्या था? क्या उसकी आंखों का भ्रम था या हकीकत था? वह जब भी अपने दिमाग से उसकी यादों को दूर कर सोने की कोशिश करता और वह अपनी कोशिश में नाकामयाब रहता, क्योंकि जैसे ही वह आंखें बंद करता उसकी आंखों के सामने वह सारा नजारा घूमने लगता और उसके कानों में उसकी शहद से भी मीठी आवाज गूंज उठती जिसमें बेइंतहा दर्द था। उसने अपना मन बना लिया था कि वह सुबह इस सब के बारे में शुभम सिंह से पूछेगा और मैनेजर क्या बोल रहा था उसे वक्त उसने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया था, पर अब वह सुबह इन सारे राजों को जानना चाहेगा। इसी तरह बेचैनी भरी उसकी पूरी रात बीत जाती है, पर एक कतरा नींद का उसकी आंखों में नहीं था। दूसरे दिन सुबह वह रात भर नहीं सोया था जिससे उसकी आंखें लाल थी। वह अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए सुबह 4 बजे ही महल के बाहर जॉगिंग करने चला जाता है। इस तरह वह अपने पूरे एरिया को भी देख लेगा। जैसे ही वह बाहर निकलता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात गार्ड तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं। वह लोग चारों तरफ फैल जाते हैं जिससे राजकुमार को किसी तरह की परेशानी ना हो। वह महल के चारों ओर जॉगिंग करना शुरू कर देता है। 20-25 राउंड मारने के बाद वह वहां के बने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बगीचे में एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। हालांकि इस महल में एक बड़ा जिम रूम भी था, लेकिन आज उसे खुली हवा चाहिए थी। गार्डन से आई फूलों की हल्की हल्की खुशबू अब उसका दिमाग ठीक कर रही थी। उसे यहाँ एक्सरसाइज करने में हल्का महसूस हो रहा था। वही महल की छत पर खड़े शुभम सिंह जो अपने रूम की बालकनी से रुद्रा को देख रहे थे, वह उन्हें देखते ही समझ जाते हैं रुद्रा जरूर किसी बात से परेशान है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वह इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हैं। फिलहाल जब तक रुद्रा उनसे कुछ नहीं बताएंगे वह कुछ नहीं कर सकते थे। वही 2 घंटे बाद रुद्रा अपने रूम में आ जाता है और फिर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट आकर रुद्रा को सूचित करता है, छोटे हुकुम, आपसे मिलने के लिए कुछ गेस्ट आए हुए हैं। रुद्रा सर्वेंट की तरफ देखकर हाथ हिला देता है, जिसे समझकर सर्वेंट वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रुद्रा पूरी तरह से तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखाई पड़ता है। इस वक्त उसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। महंगी वॉच उसके हाथों में थी, पैरों में महंगे शूज थे, बाल जेल से सेट किए हुए थे। चेहरे की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने तो कामदेव भी फेल हो जाए, पर उसी के साथ उसके आसपास का माहौल इतना खतरनाक लग रहा था कोई उसकी ओर नजर उठाकर भी ना देख सके। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी क्योंकि उसने पूरी रात एक बार भी नींद नहीं लिया था, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वही हाल में बैठे बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन जिन्हें कल ही पता चल चुका था कि उदयपुर का राजकुमार व बिजनेस टाइकून रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ इंडिया आ चुके हैं, तो सभी लोग उन्हें वेलकम करने के लिए आए हुए थे। पर उन सब का में कारण रुद्रा से अपनी जान पहचान बढ़ाना था। उन्हें पता था कि रुद्रा की पावर और पहुंच क्या है। अगर वह एक बार किसी के साथ बिजनेस कर ले तो उसकी किस्मत ही बदल कर रख देगा। उसके साथ काम करने वाला शख्स कब धरती से उठकर आकाश तक की दूरी तय कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। बस यही कारण था कि सभी अपनी अपनी किस्मत आजमाने यहाँ सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। वहीं जैसे ही रुद्रा हाल में पहुँचता है तो सभी उठकर बड़ी ही गर्मजोशी से रुद्रा को ग्रीट करते हैं। थोड़ी ही देर में रुद्रा उन सब के सामने जाकर एक बड़े सोफे में बैठ जाता है। उसके बैठने के तुरंत बाद राजस्थान के टेक्सटाइल कंपनी के मिस्टर राजीव मल्होत्रा अपने साथ लाया गिफ्ट उनकी ओर आगे बढ़ा देता है। रुद्रा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने घर आए मेहमानों का अनादर भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने गार्ड की ओर नजरें उठाकर देखता है। गार्ड तुरंत ही समझ जाता है। वह आगे बढ़ाकर उसे गिफ्ट को ले लेता है और साइड में रख देता है।
राजीव जी को क्या अच्छा तो नहीं लगता, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मिस्टर रुद्र प्रताप जी, हमें जैसे ही पता चला कि आप इंडिया आ रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई और हम यहाँ आपका वेलकम करने आ गए। मेरे साथ मेरी फैमिली भी आना चाहती थी, पर मैंने उन्हें अभी के लिए मना कर दिया, लेकिन आगे मैं अपनी फैमिली के साथ आकर आपकी खुशियों में जरूर शामिल होगा। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा बस हमें अपना सर हिला देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो, पर यह उसकी मजबूरी है कि उसे यहाँ इस तरह से बैठना पड़ रहा है। वही जैसे ही मल्होत्रा जी अपना मुंह बंद करते हैं तो वहाँ के एमएलए अपना मुंह खोलते हैं। मिस्टर रुद्र प्रताप जी, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। इतना बोलकर वह भी अपने साथ ले गिफ्ट को आगे बढ़ा देते हैं। वही अब की बार बिना कुछ कहे वह गार्डन गार्ड आगे बढ़कर उनके हाथ से भी गिफ्ट ले लेता है। वही एमाला हल्का मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी अभी अभी लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करके इंडिया आई है। मैंने उसके वेलकम की पार्टी रखी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर मेरी पार्टी में आए। मेरी बेटी की दिल से ख्वाहिश है कि वह आपके साथ काम करें। वही उनकी बातों को सुनकर रुद्रा अपनी मुट्ठी कस लेता है। इस समय उसके आसपास का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था। सामने बैठे वह लोग तो समझ नहीं पाए, पर उन्हें कुछ घुटन सी महसूस होने लगी थी। वही रुद्रा के खड़े गार्ड के माथे से पसीना गिरने लगता है। वह मन ही मन बोलता है, समझ नहीं आता इस गधे को एमएलए किसने बना दिया। अपने हाथों अपनी मौत लिख रहा है। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगता है कि फिर से वह अपनी बेटी की चर्चा ना करे, वरना आज उसकी खैर नहीं। वही उसे इस तरह से अपनी बेटी के बारे में बात करता देखा, उसका राइवल तुरंत ही उसकी बात को बीच में ही काट कर बोलता है, अरे रुद्र प्रताप जी, आप कहाँ इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं और आपके पास इतना ज्यादा वक्त भी नहीं है। इसलिए बस मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। वह हर वक्त बस आपका ही नाम लेता रहता है। इसलिए अगर हो सके तो आप इंडिया की अपनी कंपनी में हमें भी मौका दीजिएगा, जिससे मेरा बेटा आपके साथ काम करके आपसे कुछ अच्छा सीख सके। उसकी चिकनी चिकनी बातों को सुनकर एमएलए का खून खोलने लगता है। वह उसकी ओर घूर कर देखने लगता है, मानो अगर उसका बस चले तो यही उसे गोली मार दे। वही अब धीरे धीरे वहां बैठे सभी लोग अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं। रुद्रा सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, पर अभी तक उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। अब तक वहां शुभम सिंह भी आ गए थे। उन लोगों को देखकर शुभम सिंह का मुंह बन जाता है और मन में ही बोलते हैं, आ गए घटिया लोग सुबह सुबह मेरे बच्चे को परेशान करने। इतना बोलकर वह एक साइड जाकर बैठ जाते हैं। वही शुभम सिंह को देखकर सभी लोग उनसे भी हेलो करते हैं। कुछ देर इसी तरह बात करके वह लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शुभम सिंह रुद्रा को देखकर बोलते हैं, इन लोगों के ऑफर के बारे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि जाते जाते उन लोगों ने रुद्रा आगे बहुत से ऑफर रखे थे। वही रुद्रा मुस्कुराते हुए बोलता है, कितनी अजीब दुनिया है, पैसा और पावर सबको क्या से क्या बना देती है। एक वक्त था जब सभी लोग मुझ पर हावी थे, कोई मुझे ठीक से जीने भी नहीं दे रहा था, और आज वही लोग मेरे आगे पीछे मुझे खुश करने की कोशिश में लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की दुनिया में भी कोई ऐसा है जिसके लिए प्यार और इंसानियत वैल्यू रखती हो। सभी की आंखों में लालच दिखता है, सभी पैसा और पावर के पीछे भाग रहे हैं। सुकून की जिंदगी तो कोई जीना ही नहीं चाहता है। उसकी बातों को सुनकर शुभम सिंह ध्यान से उसकी ओर देखने लगते हैं। अभी भी रुद्रा की आंखें लाल हो रखी थी। वह थोड़ा चिंतित होते हुए बोलते हैं, रुद्रा, क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आई? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। उनकी बातों को सुनकर रुद्रा को कल की बातें याद आ जाती है। इससे पहले कि वह शुभम सिंह से कुछ पूछ पाता, शुभम से तुरंत उसे बोलते हैं, रुद्रा, जैसा कि अब तुम यहाँ आ गए हो तो हम एक प्रतियोगिता रखने वाले हैं जिसमें हर तरह के प्रतियोगी भाग ले सकेंगे। इसमें हर तरह के खेलों का समावेशन रहेगा और इन सब में जो कोई भी सभी प्रतियोगिता को पास कर लेगा, हम उसे तुम्हारे लिए तुम्हारा नया सेक्रेटरी नियुक्त करने वाले हैं।
क्योंकि जिसे भी हम तुम्हारा सेक्रेटरी बनाएंगे वह कोई आम इंसान नहीं होना चाहिए, उसे हर तरह से परफेक्ट होना होगा, लड़ाई से लेकर ऑफिस तक मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से उसे परफेक्ट होना होगा। हमने सोचा है कि किसी नवरात्र में हम ये प्रतियोगिता का आयोजन कर लें जिससे जल्द से जल्द तुम्हारे लिए नए सेक्रेटरी का चयन हो सके। उनकी बातों को सुनकर रुद्रा हाँ में अपना सर हिला देता है। शुभम सिंह रुद्रा को बात कर वहां से निकल जाते हैं। वह यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि वह रुद्रा का चेहरा देखकर हाय बता सकते थे कि रुद्र उनसे क्या पूछने वाला है, और वह रुद्रा से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते थे और हकीकत भी नहीं बता सकते थे। वह अजीब से कशमकश में फंसे थे। कल जब रुद्रा के महल आने के बाद शुभम सिंह का मैनेजर रतन ने उन्हें उनके जंगल में रुकने और वहां क्या हुआ था ये सब बातें बता दिया था। शुभम सिंह को पूरा यकीन था कि रुद्रा इस बारे में जरूर पूछेगा क्योंकि रुद्रा उन पर बहुत विश्वास करता था और वह जो कहेंगे उसी को सही मानेगा, लेकिन वह विश्वा की हकीकत अभी किसी के सामने नहीं ला सकते थे। उन्होंने रानी सा को वचन दिया था, वह अपने वचन से बंधे थे और वैसे भी वह एक लड़की है। ये जानकर हो सकता है रुद्रा कहाँ व्यवहार उनके लिए ठीक ना हो जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे सकती है। आखिर में वह भी एक राजकुमारी है, भले ही आज मजबूरी बस वह कैसे भी जिंदगी क्यों ना जी रही हो, लेकिन वह हमेशा ही एक राजकुमारी ही रहेंगे। बस इसी वजह से शुभम से जितना ज्यादा हो सके रुद्रा से दूरी बनाए रखना चाहते थे जब तक कि रुद्रा ये बात खुद किसी और से ना पूछ ले। उन्हें अच्छे से पता था कि जब वह नहीं रहेंगे तो कुंवर सा उनके मैनेजर रत्न से यह बात पूछेंगे और उन्हें रत्न से कोई डर नहीं था क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह भी गांव वालों की तरह ही अफवाहों पर ही विश्वास करता आया है। वहीं अब रुद्रा से और ज्यादा रुक नहीं जा रहा था। वह मन में ही सोचते हैं पता नहीं यह मामा सा कब तक में वापस लौटेंगे। समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में किससे पूछूं। इस वक्त वहां शुभम सिंह का मैनेजर रतन पहुंच जाता है। वह सर झुकाकर घमम्मा घड़ी कुंवर सा रुद्रा उनकी ओर नजर उठाकर देखता है और फिर उसे देखकर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोलता है कुंवर शाह, मेरा नाम रतन सिंह है, मैं मिस्टर शुभम सिंह का मैनेजर हूं और पिछले 6 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूं। उसकी बातों को सुनकर कुंवर शाह हाँ में सर हिला देते हैं, फिर कुछ सोचते हुए बोलते हैं मैं तुमसे कुछ पूछूं, तुम मुझे उसका सही सही जवाब देना। तो वह बोलता है कुंवर साहब पूछिए, मुझे जो पता होगा वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब रुद्रा रतन से पूछता है तुम उसे जंगल के बारे में मुझे बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। उनकी बातों को सुनकर रतन सिंह थोड़ी देर शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे बताएं, क्या उसकी बातों पर कुंवर सा यकीन करेंगे। वहीं उसे शांत देखकर जैसे ही रुद्रा उसकी ओर अपनी नजर उठाकर देखता है तो वह तुरंत डर के मारे बोलना शुरू कर देता है। कुंवर सा दक्षिण पूर्व का सारा एरिया उसे जंगल के अंदर आता है। वह जंगल बहुत दूर तक फैला है। लोग उसे रहस्यमयी जंगल बोलते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सी चीज ऐसी है जिसे देखकर हम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, अचानक से बहुत से लोगों ने हमारे लोगों पर हमला कर दिया था। हम सबके बीच बहुत लड़ाई हुई और उसमें हमारे बहुत से आदमी जख्मी भी हुए और कुछ की तो जान भी चली गई। वहीं हमारे सभी गार्ड ने उन लोगों को भी मार डाला था। वह सब बहुत भयानक था। लोगों की लाशों की ढेर लग गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वैसे भी यह बात थाने तक पहुंच चुकी थी और हमारे राइवल हमें अरेस्ट करने के लिए उन पर जोर दे रहे थे। थाने में कुछ हमारे लोग भी हैं। उन लोगों ने हमें सूचित किया कि अरेस्ट वारंट लेकर एसीपी वहां जा रहा है। यह एसीपी यहाँ नया ट्रांसफर हुआ है, उसे अभी यहाँ के बारे में अच्छे से कुछ भी पता नहीं है। वैसे तो वह एसीपी गलत नहीं है, पर उन लोगों ने सब कुछ झूठ बोलकर हमारे खिलाफ भड़का दिया था। जैसे ही यह बात सर जी को पता चली तो उन्होंने उन सारी लाशों को जंगल के बाहर फेंकने को कहा। कुछ ही देर में हमारे गार्ड उन लाशों को वहां फेंक दिए थे। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह लोग इतने ज्यादा थे कि उन्हें छुपाना बहुत मुश्किल था। 2-4 होते तो किसी तरह छुपा दिया जाता, पर उनकी संख्या तो सैकड़ों में थी।
उसके बाद हम सब वहां फैले खूनों का निशान मिटाने में लग गए। और आपको यकीन नहीं होगा, जब तक मैं एसीपी हमारे गांव पहुंचा तब तक में वह लाशों का ढेर पता नहीं कहां गायब हो गई। उसे कौन ले गया, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये भी यकीन करना मुश्किल था कि उसे किसी जंगली जानवर ने खाया होगा। अगर जंगली जानवर ने खाया होता तो वहां कुछ निशान तो बचे होते, उनके शरीर के चिथड़े वहां जरूर पड़े होते। और वहां सब कुछ इस तरह से साफ था कि जैसे यहाँ कुछ रखा ही ना गया हो। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मैं जो कहूँगा आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया। उसके बाद रतन फिर से बोलना शुरू करता है। कुंवर सा, वह जंगल एक रहस्यमयी जंगल है। वहाँ के जंगली जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज तक वहाँ कोई गया तो लौटकर कभी जिंदा वापस नहीं आया। आज तक उसे जंगल के बारे में जानने के लिए बहुत से लोग आए और उन्होंने बहुत सारे तकनीक का प्रयोग भी किया जिससे वह जंगल के अंदर क्या है ये जान सके। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है, कोई भी टेक्निकल चीज जंगल के अंदर काम नहीं करती है। यहाँ तक कि अगर कोई ड्रोन कैमरा के जरिए अंदर का सीन देखना चाहता है तो कुछ ही देर में वह कैमरा ड्रोन सहित अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। बहुत सी कंपनी के द्वारा वाहन ड्रोन भेजा गया था जो अपनी एक लिमिट दूरी के बाद थोड़ा भी अंदर जाने की कोशिश करता है तो ब्लास्ट हो जाता है। गांव वालों का कहना है उन लोगों ने कई बार दूर पहाड़ी से वहां एक जलपरी को देखा है। वह बहुत ही खूबसूरत, रेशमी और चमकदार है। दूर से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वह कोई मणि हो जिसकी आभा दूर दूर तक फैली हो। वह हीरे की तरह चमकती है। उन लोगों ने बस उसकी कुछ झलक ही अच्छी है, उसके बाद वह कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं पता। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल को जाती है। रुद्रा मैनेजर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अभी तक उसने उसे एक शब्द नहीं बोला था। फिर रतन सिंह बोलता है, कई बार लोगों ने यहाँ तक देखा है उसे जलपरी के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हमेशा एक बहुत बड़ा और भयानक शेर भी रहता है। वह इतना बड़ा और भयानक है कि अगर एक बार दहाड़ दे तो पूरा जंगल हिल जाता है। लोगों का मानना है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो जलपरी की आत्मा है। बहुत वर्ष पहले उसे झील में वह जलपरी रहा करती थी, फिर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण कोई नहीं जानता पर उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। और वह झील उसे देखने में बिल्कुल किसी नीले रेशमी चादर की तरह लगता है, पर उस झील पर सैकड़ों मगरमच्छ रहते हैं जो इतनी ज्यादा बड़े और भयानक है कि उन्हें देखकर ही शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। अगर वह कोई जलपरी न होकर इंसान होती तो वह मगरमच्छ उसे खा जाते। वही वह जंगल जो हजारों ऐसे खतरनाक जंगली जानवरों से भरा है जिसे देखने मात्र से मौत आती हो, उनके बीच किसी भी इंसान का रहना संभव है। इसी वजह से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। बहुत से लोगों ने अंदर जाकर वहां की जानकारी लाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने का लालच दिया था। इसी लालच के चलते शहरों और विदेश से बहुत से एजेंट आए थे। वह अंदर तो गए पर कभी वापस लौटकर नहीं आए। इसी कारण अब सरकार ने जंगल के अंदर जाने पर बैन लगा दिया है। इसके बावजूद अभी भी विदेशी लोग कई बार इसके बारे में जानने के लिए आते हैं और पता नहीं कहां से उन्हें ये खबर लग गई है कि उसे झील का पानी अमृत है, वह मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। शायद यही एक बड़ा कारण है जिस वजह से हमेशा यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन उसे झील के बारे में जानने के लिए नए नए आइडिया अपनाते रहती है। पर इन सब से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां अभी तक किसी का कैमरा नहीं पहुंच सका है और ना ही कोई पिक्चर उन लोगों को प्राप्त हुआ है। जो भी सीन है वहां का वह इतनी ऊंचाई से लिया गया है कि उसे साफ साफ ठीक से देखा भी नहीं जा सकता है। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा उससे पूछता है, तो फिर कल हम कैसे सब कुछ देख पाए थे? उनकी बातों को सुनकर रतन बोलता है, क्योंकि उसे वक्त शायद वह जलपरी बाहर आई थी, जिस वजह से वहां के सारे जंगली जानवर उसे जलपरी के पास चले गए थे और हम वहां तक जा सके थे। नहीं तो आज तक वहां तक कोई नहीं गया है। अगर कोई वहां भूलकर भी चला जाता है तो वह खूंखार जानवर उसे पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वह कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाते हैं।
तब रुद्रा उससे बोलता है, क्या उन जंगली जानवरों पर कभी किसी ने अटैक करने की कोशिश नहीं की? रतन को उसकी बात समझ नहीं आती तो वह उन्हें समझाते हुए बोलता है, मेरे कहने का मतलब है उन जंगली जानवरों को कभी किसी ने शूट क्यों नहीं किया? दोस्तों, मेरे इतना मना करने के बावजूद ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा मेहनत करके स्टोरी लिखती हूँ और ये लोग आराम से मेरी स्टोरी चुराकर अपने चैनल पर अपलोड कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से सबको वम करती हूँ कि मेरी स्टोरी किसी भी तरह से अपने चैनल पर अपलोड ना करे, वरना यह आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कुंवर शाह की बातों को सुनकर रतन मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर शूट करना इतना आसान होता तो तब तक बहुत सी घुसपैठियों ने उन लोगों को मार डाला होता। पर उन्हें शूट करना इतना आसान नहीं है। वह कभी भी हमारे सामने नहीं आते हैं। वह इस तरह से छुपे होते हैं जैसे उन्हें किसी ने अच्छी तरह से ट्रेन किया हो और अचानक ही हम पर अटैक कर देते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, जितनी संख्या इस तरफ इंसानों की होती है वह भी उसी संख्या में अटैक करते हैं, जिस वजह से आज तक कभी कोई उन्हें नहीं मार पाया है। आज तक कभी किसी जानवर को एक गोली भी नहीं लगी है। इसी वजह से लोग वहां जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी फोर्स भी गई है जिन्होंने उन्हें शूट करने की कोशिश की थी, पर उन पर एक साथ बहुत सारे जानवरों ने अटैक कर दिया था। वह दृश्य से बहुत ही भयानक था क्योंकि उन गार्ड के साथ कैमरा था जिससे वहां का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। यहाँ बाहर उनकी आर्मी कंप्यूटर पर सब कुछ देख रही थी। उसे नज़ारे को देखकर उनकी रूह तक कांप गई थी। वह लोग भी इतने ज्यादा खतरनाक थे, पर वह नजारा देखकर बहुत से लोग तो डर की वजह से बेहोश हो गए थे। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा पूछता है, ऐसा क्या हुआ था? तो रतन बताता है, वह लोग बहुत ही चौकन्ना होकर जंगल के अंदर जा रहे थे। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा शांति थी, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, फिर भी गार्ड बहुत ज्यादा चौकन्ने थे। तभी अचानक से उन पर एक साथ सैकड़ों जानवरों ने हमला कर दिया। वह सारे जानवर छुपकर पेड़ों पर बैठे थे। ऊपर से हमला होने की वजह से वह लोग संभाल नहीं सके और जो उनके हाथों नहीं लगा था वह तो डर के वजह से अपनी बंदूक भी नहीं चल पाया। वहीं उन जानवरों ने बहुत ही बुरी तरह से उनके शरीर को फाड़ दिया। वह इस तरह से उनके शरीर को फाड़ और नोच रहे थे जैसे उन पर कितना ज्यादा गुस्सा हो। उसे मंजर को देखने के बाद से कभी किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की और फिर आज तक यह एक रहस्य ही बनकर रह गया। रतन सिंह की बातों को सुनकर रुद्रा कुछ सोचने लगता है। उसकी आंखों के सामने वह सारा नजारा फिर से एक बार घूमने लगता है। उस शेर का दहाड़ना, फिर पहाड़ों की ऊंचाई से उसे लड़की का झील में कूदना और फिर मगरमच्छों का उसे झील में जाना और उसे लड़की का पानी में डांस करना और मगरमच्छों के ऊपर चलना बहुत ही अद्भुत नजारा था। उसकी आंखों के सामने वह नजारा बिल्कुल किसी फिल्म की तरह चल रहा था। रुद्रा रतन को वहां से जाने के लिए बोल देता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि रतन को जितना पता था उसे बता चुका है। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी आर्यन अपने कमरे से बाहर आता है। इस समय वह पूरी तरह से तैयार था। वह रुद्रा के पास आकर बैठता है और उससे कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ देखा है तो महसूस करता है कि रुद्रा किसी सोच में डूबा हुआ है। तो आर्यन बोलता है, अरे भाई की सोच में इतना ज्यादा डूबे हो कि अपने आसपास का ख्याल नहीं है। उसकी आवाज को सुनकर रुद्रा अपने होश में वापस आता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें नींद तो अच्छी आई होगी। रुद्रा के बोलने में तंज महसूस किया जा सकता था क्योंकि वह पूरी रात सो नहीं पाया था और यह महाशय आराम से सोकर अभी आ रहे हैं। रुद्रा की बातों को सुनकर आर्यन बोलता है, कहाँ यार, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था। ये तो सुबह जाकर मुझे नींद लगी थी, इस वजह से मैं इतनी देर से उठा हूँ। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा उसकी ओर देखा है और पूछता है, क्यों नहीं सोए थे? तो वह अभी तक जो सोफे पर पसर कर लेता था तुरंत ही अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है और बोलता है, अरे यार, कल मैं बहुत ही अद्भुत नजारा जो देख लिया था। सारी रात मेरी आंखों के सामने वह घूम रहा था, इस वजह से मुझे नींद नहीं आई और मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचता रह गया। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह भी तो पूरी रात इसी कारण नहीं सो पाया था।
तभी आर्यन बोलता है, यार वह लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। क्या सच में वह इसी दुनिया की थी? क्या इंद्रलोक की कोई अप्सरा थी जो धरती पर भूल कर आ गई थी? मैं तो पूरी रात उसकी तस्वीर ही देखता रह गया। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा उसे अपनी आंखें छोटी कर देखने लगता है। उसे इस तरह से देखा देखकर आर्यन तुरंत बोलता है, अरे वह मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने कैमरे में जो उसकी पिक्चर निकली थी उसी को फिल्टर करने लगा था। पहले तो साफ साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा फिल्टर करने पर उसकी तस्वीर कुछ साफ हो गई, जिस वजह से थोड़ा बहुत तो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल किसी जलपरी की तरह। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा को ध्यान आता है कि उसने उसकी फोटो खींचने के लिए कहा था और तुरंत उसे बोलना है, उसकी पिक्चर कहाँ है, मुझे लाकर दिखाओ। उसकी बातों को सुनकर आर्यन उसे ऐसे देखा है जैसे मानो कोई अजूबा देख लिया हो। इस वक्त वह अपनी आंखें रुद्रा को देख रहा था, वही उसे अपनी जगह से उठते ना देखकर रुद्रा उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? उसकी आवाज सुनकर आर्यन तुरंत अपने होश में आता है और अपने कमरे की ओर भाग जाता है। थोड़ी देर में वह अपने हाथ में अपना लैपटॉप लेकर रुद्रा के सामने आ जाता है। फिर वह उसमें से उसे जलपरी की पिक्चर को निकलता है जिसने उसे बहुत ही ज्यादा फिल्टर किया था। जैसे ही रुद्रा उसे पिक्चर को देखा है तो उसकी नजरें वहीं पर ठहर जाती हैं। वाकई में आर्य ने उसे बहुत ही अच्छे से फिल्टर किया था, जिस वजह से इतना ज्यादा दूर होने के कारण भी बहुत तस्वीर अब थोड़ी साफ हो चुकी थी, जिसमें उसका चेहरा हल्का हल्का सा नजर आ रहा था। फिर भी उसमें एक धुंधलाहट बनी थी, लेकिन जो भी था वह इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उस पर से नजरें नहीं हटाई जा सकती थी। रुद्रा तो जैसे उसे तस्वीर में ही खो गया था। तभी आर्यन बोलता है, रुद्रा देखो, मैंने इसे सर्च करके देखा है, तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है। इतना कहकर वह उसे सर्चिंग पॉइंट को खोलता है जहां पर उसने सर्च कर उसकी पूरी जानकारी देखी थी। जैसे ही रुद्रा उसे पढ़ता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। किसी ने उसे एक सुनहरी मरमेड बताया था, किसी ने उसे जंगल की देवी बताया था और किसी ने भटकती आत्मा बताया था। यहाँ तक कि उसे किसी देवी की आत्मा तक कहा गया था। कोई उसे इच्छाधारी नागिन बोल रहा था तो कोई उसे अदृश्य जानवर बोल रहा था। ये सब देखकर तो रुद्रा का दिमाग हिल जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी आर्यन बोलता है, यार चाहे जो भी हो पर यह इंसान तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इस जंगल के बारे में मैंने रात भर रिसर्च किया है और जितनी भी जानकारी हासिल हुई है उसमें यही पता चलता है कि इस जंगल के अंदर कभी कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। तो फिर ये तो कोई इंसान नहीं हुई, जाहिर सी बात है यह कोई आत्मा है। पर यह कोई जलपरी की आत्मा है या कोई देवी देवता की आत्मा है, इस बारे में मुझे ठीक से नहीं पता चल पा रहा है। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा उसे ऐसे घूर कर देखता है जैसे मानो अभी के अभी जलाकर भस्म कर देगा, क्योंकि उसे उसकी इस बेवकूफी भरी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जहां साइंस इतना एडवांस हो गया था, वहां यह विदेश से पढ़ाई करके आत्मा के बारे में बता रहा है। वही उसे अपनी ओर ऐसा देखता पाकर आर्यन सकपका जाता है। तो वह बोलता है, अरे यार मुझे ऐसा क्यों देख रहा है? यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वह सारे रिसर्च कर रहे हैं जो यहाँ आकर इस पर रिसर्च करके गए हैं। रुद्र उसकी बातों को इग्नोर करता है। वह अभी उसे तस्वीर को देखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वह तस्वीर उसे अपनी ओर हिप्नोटाइज कर रही हो। वह लगातार पता नहीं कितनी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। आर्यन उसे ऐसा देखा देखकर अब बोर हो चुका था, तो वह बोलता है, यार तू उसमें ऐसा क्या देख रहा है जो तेरी नजरें उसे पर से है नहीं रही है? मैं भी मानता हूँ वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कोई इंसान नहीं है, इसलिए मैंने अपना विचार बदल लिया है। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा उसकी ओर देखने लगता है। वह समझ नहीं पता कि इसका विचार से क्या मतलब है। तो आर्यन उसे बोलना है, अरे यार अगर वह कोई इंसान होती तो मैं उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लेता और फिर उसके साथ अपनी जिंदगी के सपने देखता, पर अफसोस वह कोई इंसान नहीं है। उसकी बातों को सुनकर पता नहीं क्यों रुद्रा को उसे पर गुस्सा आने लगता है।
उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात को सुनकर रुद्रा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह आर्यन के मुंह से यह शब्द नहीं सुन पा रहा था। उसके साथ क्या हो रहा था वह भी नहीं समझ पा रहा था। क्यों आर्यन का उसे गर्लफ्रेंड कहना उसे इतना बुरा लग रहा है, तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और यह बात भी सच है कि अभी क्लियर नहीं है कि वह कोई इंसान ही है, जैसा कि अब तक उसे रहस्यमयी जंगल के बारे में कहा गया है। तो जाहिर सी बात है वहां इंसान का जाना तो मुश्किल है, फिर ये लड़की कैसे वहां है? रुद्रा के मन में हजारों सवाल थे और उसका उत्तर वह कहाँ ढूंढे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह उन फोटो को अपने फोन में शेयर कर लेता है। एक सर्वेंट जाकर वहां उन लोगों को नाश्ता तैयार होने के बारे में बोलता है, तो रुद्रा और आर्यन नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। आर्यन ने आज आसपास की जगह घूमने का मन बनाया था। उसे नेचर से बहुत ज्यादा लगाव था। वह बचपन से ही विदेश चला गया था, इस वजह से वह अपने देश और अपने गांव को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इसीलिए उसने सोचा था आज सबसे पहले वह यहाँ के आसपास के एरिया में घूमने जाएगा। वहीं दूसरी ओर शुभम सिंह ने अब तक में पूरे गांव वालों को सूचित कर दिया था और यह खबर शहर तक भी चली गई थी। जल्दी ही नवरात्रि आने वाली थी और इसी नवरात्रि में इस कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। वैसे भी यह आयोजन हर साल किया जाता है, पर वह दशहरे में होता है और जो कोई भी जीतता है उसे एक बड़ा इनाम भी दिया जाता है। साल भर जीतने वाले का जलवा बना रहता है और फिर दूसरे साल फिर से इसका आयोजन होता है। इसमें बहुत सारे गेम रखे जाते हैं जो आपको कंपटीशन में ही पता चलेगा। वहीं अब तक शामली और विश्वा दोनों ने नाश्ता कर लिया था और वह अपने घर के बाहर अपने घोड़े को चारा देने के लिए जा रही थी। वैसे तो घोड़े की देखने के लिए नौकर रख गए थे, पर ये दोनों अपने घोड़े से बहुत अधिक प्यार करती थी। जिस वक्त मिलने पर वह खुद ही उसकी देखरेख करती थी और आज उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन लोगों ने सोचा थोड़ा वक्त उनके साथ गुजरा जाए। वह लोग अभी अपना काम कर ही रही थी, तभी वहां एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बहुत ही प्यारी थी। अरे विश्वा और शामली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की शुभम के महल में रह रहे सीनियर गार्ड की बेटी थी। उसकी आवाज को सुनकर वह दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। इस लड़की का नाम केसर था। वह छोटी, चंचल और प्यारी थी। उसका रंग रूप बहुत ज्यादा गोरा नहीं था, पर सांवला भी नहीं था। वह थोड़ी छवि थी, जिसे उसके फूले फूले गाल उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते थे। वह लोग उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो? तो वह बोलती है, अरे जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लाई हूँ। उसकी बातों को सुनकर शामली हंसते हुए बोलती है, अरे हाँ खबरी चाची, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि आप आए हैं और आपके पास कोई खबर ना हो। शामली की बातों को सुनकर केसर अपना मुंह फुला लेती है और उसे पर गुस्सा करते हुए बोलती है, देख शामली, मैंने कितनी बार तुझे बोला है तू मुझे खबरी चाची मत बोला कर, लेकिन तू अपनी आदत से बात नहीं आती है। किसी दिन मैं तेरी जम के पिटाई करूंगी, तब तू जाकर सही हो गई। उसकी बातों को सुनकर विश्वा जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर वह अब और ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है, विश्वा तुम मुझ पर कैसे हंस सकते हो? उसकी बातों को सुनकर वह उसके पास आता है और हंसते हुए दिखाकर उसे बोलना है, देखो बिल्कुल इस तरह से हंसता हूँ। विश्वा के चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। ये देखकर वह भी अब मुस्कुराने लगती है और बोलती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। एक तुम ही हो जो बार बार मेरे प्रपोजल को ठुकराते रहते हो। जी हाँ, ये केसर विश्वा से प्यार करती है और इसने कई बार अपने प्यार का इजहार भी इसके सामने किया है और वह बार बार उसे मना कर देता है। अब वह बेचारा क्या बताए कि वह एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वही उसकी बातों को सुनकर शामली उसे छेड़ते हुए बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हें अच्छे से पता है विश्वा मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम खुलेआम मेरे सामने उसे प्रपोज करती रहती हो। वह तो मैं बहुत अच्छी हूँ।
जिस वजह से तुम अब तक बची हो। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें एक अच्छा सबक सीख चुका होता। वही शामली की बातों को सुनकर केसर अपना मुंह बना लेती है। यह इन दोनों का रोज का था। शामली सबके सामने विश्वास को अपना बॉयफ्रेंड बोलती है, ये बात सभी जानते हैं। इसी वजह से विश्वा के पास कोई लड़की नहीं भटकती, वरना विश्वा का जीना तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि सारी लड़कियां उस पर अपनी जान छिड़कती है। भाई, अपना विश्वा इतना ज्यादा प्यारा जो है, भले ही उसने अपने शरीर पर काला रंग लगा खुद को सांवला बना दिया हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की बनावट और उसका इतना ज्यादा ताकतवर होना वहाँ की सारी लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। वही उसकी मुस्कान इतनी ज्यादा प्यारी थी कि एक बार जो कोई देखता तो बस देखता ही रह जाता। तभी केसर बोलती है, चलो चलो ठीक है, हम सारी बातें बाद में करते हैं, पहले तो तुम लोग मेरी बात सुनो। इतना बोलकर वह दोनों को खींचकर अपने पास बैठा लेती है। वह दोनों अब केसर की ओर देखने लगते हैं कि आखिर में यह अब कौन सा नया न्यूज लेकर आई है, क्योंकि अक्सर पूरे गांव की न्यूज केसरी उन लोगों को दिया करती है, वरना उन्हें तो कुछ पता ही ना चलता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी केसर खुशी से चाहते हुए बोलती है, अरे तुम लोगों को पता है, कुंवर सा आ गए हैं। जैसे ही विश्वा के कानों में शामली की बात जाती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। विश्वा को समझ नहीं आ रहा था कि उनके बारे में सुनकर उसका दिल क्यों इतना जोर जोर से धड़क रहा है। तभी केसर आगे बोलती है, अरे तुम दोनों को पता है, हमारे कुंवर सा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वह इतने हैंडसम है कि उनके जैसा तो दुनिया में कोई नहीं होगा। उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उनका चेहरा बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह खूबसूरत सा है, उनके बाल बिल्कुल भरे विदेशी प्रिंस की तरह है, उनके होंठ बिल्कुल लाल गुलाब की तरह है। केसर अपने शब्दों में एक के बाद एक कुंवर शाह का बखान किया जा रही थी। वही उसकी बातों को सुनकर विश्वा के दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो चुकी थी, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। केसर लगातार बोले जा रही थी, तभी शामली उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है, अरे मेरी माँ अब चुप हो जा, मुझे अच्छे से पता है तूने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, फिर भी इतना ज्यादा पसंद कर रही है तो। केसर बनाते हुए बोलती है, भला मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकती हूँ। शामली उसे पर हंसते हुए बोलती है, तू इतनी बड़ी बेवकूफ तो नहीं दिखती है जो उनके सामने जाकर अपनी जान से हाथ धोएगी। तुझे तो अच्छे से पता है महल में किसी भी लड़कियों का जाना माना है, तो जल्दी से बात, यह सारी बातें तुम्हें किसने बताई है। उसकी बातों को सुनकर केसर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे वह तो बाबा सा माँ से बता रहे थे तो मैंने सुना था। उसकी बातों को सुनकर शामली जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर केसर पूछती है, तुम इतना क्यों हंस रही हो। तो शामली बोलती है, क्योंकि तुम बाबा सा की बातों को छुपा कर सुन रही थी और फिर यहाँ मिर्च मसाला लगाकर हम लोगों को बड़ा चढ़ा कर बता रही हो। तो केसर उसे घूर कर देखती है और बोलती है, मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाबा सा ने बिल्कुल ऐसे ही बताया था। तो शामली बोलती है, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, अब तुम जाओ। तो उसकी बातों को सुनकर केसर बोलती है, अरे अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है जो मैं अभी जाऊँ। तो शामली बोलती है, क्या अभी कुछ बाकी है। तो केसर अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाने लगती है। तो शामली बोलती है, ठीक है, जल्दी बता दो, वरना जब तक तुम्हारी पूरी बात खत्म नहीं होगी तुम हमें इसी तरह परेशान करती रहोगी। उसकी बातों को सुनकर शामली उसे गुस्से से देखती है और फिर बताना शुरू करती है, मेरे बाबा सा बता रहे थे कुंवर सा देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन उनके आसपास बहुत ही खतरनाक ऑरा रहता है। उनकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह सब कुछ देखती रहती है, और जब वह बोलते हैं तो लगता है कि शरीर के अंदर की हड्डी भी कांप जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वह अपनी नजरें उठाकर उनकी ओर एक बार भी देख ले। जब से वह आए हैं अभी तक बाबा सा ने उनकी बस एक बार आवाज सुनी है, इसका मतलब है कि वह बिल्कुल भी बोलते नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह अपनी आंखों से ही सबको डरा कर मार डालते होंगे। बाबा सा तो बोल रहे थे कि उनके सामने भी जाने में उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है।
केसर की बातों को सुनकर विश्वा अपने मन में ही सोचती है, बचपन में सुना था कि यह बहुत खड़ूस है, पर पता नहीं था कि यह बड़े होकर उससे भी ज्यादा खड़ूस हो जाएंगे। ये लोगों को अपनी आंखों से ही डरा कर रखते हैं। मुझे पूरा यकीन है इनके पास कभी कोई नहीं जाता होगा, और अगर यह इसी तरह खड़ूस रहे तो इनकी शादी कैसे होगी। लेकिन ये तो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, क्या इतने सालों में इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी? वैसे भी यह इतनी ज्यादा खड़ूस हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी? क्या हुआ अभी इन्हीं की तरह खतरनाक होगी या फिर कोई सीधी साधी सी लड़की होगी? फिर वह खुद से ही जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, इन जैसे खड़ूस को सीधी साधी लड़की तो मिल ही नहीं सकती, वह जरूर इन्हीं की तरह टेढ़ी मेढ़ी होगी। वही केसर देखी है कि विश्वा कुछ नहीं बोल रहा है तो वह फिर से बोलती है, अरे विश्वा, तुम्हें पता है हर साल दशहरे पर होने वाला कंपटीशन इस बार नवरात्रि पर ही होने वाला है, जिसमें कुंवर शाह के लिए उनका पर्सनल असिस्टेंट चुना जाएगा। उसकी बातों को सुनकर विश्वा अपने होश में वापस आता है और अब वह उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। फिर वह केसर से पूछता है, क्या ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो केसर बोलती है, अरे मुझे ही नहीं बल्कि यह बात तो पूरे गांव और शहर को पता है। तो विश्वास सोचता है, फिर मुझे क्यों नहीं पता है? वह शामली की ओर देखता है और पूछता है, क्या शामली तुम्हें पता है? तो शामली बोलती है, नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता है। विश्वा को बहुत आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी बात और उन दोनों को कुछ भी पता नहीं है। आखिर में यह क्या हो रहा है? हर साल वह पार्टिसिपेट करता है और उसमें हर बार जीत हासिल करता है, तो इस बार क्या उसे कंपटीशन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा? वह सोच लेता है, जरूर इसमें किसी की चाल है, पता लगाना पड़ेगा। उसका पूरा शक वीर पर जाता है क्योंकि वह हर बार कंपटीशन में उसे हार जाता है और पूरा साल उसे परेशान करता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, वीर दिल का बुरा नहीं है, पर हर बार उससे हारने की वजह से उसका ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वह विश्वा को परेशान करता रहता है, पर उसने उसके लिए कभी भी गलत नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर आर्यन महल से कुछ गार्ड्स के साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। वह अपने आसपास के सारे एरिया को घूमता है। घूमते घूमते अब शाम होने वाली थी तो वह सोचता है कि चलो पास वाले गांव में चलकर देखें। वह अपने गार्ड के साथ गांव की ओर चल देता है। जैसे ही वह गार्ड गांव में आते हैं तो वह आर्यन को एक एक कर अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि उनका घर यहीं पर था। आर्यन का वहां पर अच्छे से स्वागत किया जाता है। फिर आर्यन उनसे बोलना है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ी देर अपने फैमिली के साथ रहिए और एंजॉय कीजिए, मैं अकेले ही गांव को घूमना चाहूंगा। आर्यन की बातों को सुनकर वह गार्ड भी मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ आर्यन को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वही आर्यन अब पूरे गांव को घूमने लगता है। वह गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। घर ज्यादा बड़े नहीं थे, पर सभी पक्के मकान बने थे। सभी घरों के आगे छोटे छोटे गार्डन बने थे, जिस पर बहुत ही अच्छे अच्छे फूल लगाए गए थे, और इस मौसम में फूल खिले होने की वजह से वहां का पूरा माहौल सुगंधित था। वहां की हवाओं में सुंदर फूलों की सुगंध फैली हुई थी, जो माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रहा था। इतने दिनों बाद गांव की हवाओं का एहसास करके आर्यन की आंखें बंद हो जाती हैं और वह उस पल को खुद में समान लगता है। तभी अचानक उसके कानों में कुछ आवाज आती है, तो वह आवाज की ओर तेजी से जाने लगता है। कुछ दूरी पर जाकर वह देखता है कि सामने दो घुड़सवार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वह दोनों पूरी तरह से नकाब से ढके थे, जिस वजह से आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है। वही पहले वाला भाग रहा था और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा वाला उस पर लगातार अटैक किया जा रहा था। उसका अटैक इतना ज्यादा घातक था कि एक बार तो कोई देखे तो ऐसा ही लगेगा कि वह उसकी जान लेना चाहता है। वही दूसरा वाला भी खुद को बचा रहा था और उस पर काउंटर अटैक कर रहा था। उन दोनों की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि गांव में ये दोनों कौन हैं और यह क्यों उसे मारने की कोशिश कर रहा है।
तो चलिए आपको बता देते हैं, ये दोनों विश्वा और शामली है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये खाली वक्त में खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिस किया करते हैं। पूरा गांव इस बारे में जानता है। इन्हीं दो की वजह से इनका गांव हमेशा सुरक्षित रहता है, इसलिए पूरा गांव इनका बहुत रिस्पेक्ट करता है। और दूसरी बात, ये शुभम सिंह के बच्चे हैं, इसलिए किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है। कोई इनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता है, क्योंकि ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। ये हमेशा सबकी मदद करते हैं, शायद ही वजह है कि सभी लोग इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वही जैसे ही आर्यन देखा है कि वह दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति पर हावी हो रहा है, तो उसे लगता है कि वह उसे मार डालेगा। वह बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उसे और दौड़ता है और लपक कर उसे घोड़े से नीचे खींच लेता है। अचानक से खींचे जाने की वजह से घोड़े पर बैठा व्यक्ति संभाल नहीं पाता और सीधा जाकर आर्यन के ऊपर गिरता है। वह लोग थोड़ी ऊंचाई पर थे, इस वजह से वह दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हुए गोल गोल घूमते हुए नीचे की ओर लुढ़कने लगते हैं। वही नीचे गिरने वाला और कोई नहीं शामली थी। जैसे ही विश्वा की नजर उसे पर पड़ती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। इस समय उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। शामली को एक खरोच भी आ जाए तो विश्वा की जान निकल जाती थी। भले ही विश्वा शामली से छोटी थी, लेकिन वह उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती थी। इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह बहुत तेजी के साथ घोड़े से नीचे कूद जाती है और एक ही झटके में उनके पास पहुंच जाती है। इस वक्त वह दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर थे, जहां आर्यन उसकी आंखों को देखकर उसमें डूबा था। वही शामली तो उसे खूबसूरत चेहरे में ही डूब गई थी। वह तो मन में सोच रही थी, अरे मेरे गांव में तो इतना प्यारा सा, इतना हैंडसम सा कोई लड़का नहीं है, फिर यह कहां से टपक गया। वह दोनों एक दूसरे को देखने में डूबे थे। आर्यन तो भूल गया था कि वह उसे क्यों पड़ा था। वहीं उन दोनों के सपनों पर पानी फेरते हुए विश्वा अपनी तलवार आर्यन के ऊपर तान देता है। जैसे ही तलवार आर्यन के गर्दन पर लगता है, तुरंत ही आर्यन अपने होश में वापस आता है और अपने सामने खतरनाक इंसान को देखकर एक पल तो अभी डर जाता है। इस वक्त उसके सामने खड़ा इंसान बिल्कुल उसे रुद्रा का एहसास कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। आर्यन को तो उसमें रुद्रा की परछाई नजर आ रही थी। वह तुरंत ही शामली के ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी विश्वा की खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ से तुम्हारी लाश ही लौटेगी। उसकी इतनी खतरनाक धमकी सुनकर आर्यन तो हिल जाता है। तभी शामली बोलती है, अरे विश्वा शांत रहो, तुम उसे इस तरह डरा नहीं सकते हो, पहले उसे शांति से पूछने दो, देखो तो वह कितना ज्यादा डर गया है। वही उसे आवाज को सुनकर आर्यन को ये तो पता लग जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान एक लड़की है, पर वह विश्वा के आवाज को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि विश्वा बिल्कुल लड़कों की तरह बोलता है और उसकी आंखें भी अब ब्लैक कलर की है, क्योंकि वह चश्मा छोड़कर लेंस लगाने लगा था, जिस वजह से वह बिल्कुल लड़कों की तरह लगता था। वही आर्यन शामली की बात सुनकर बोलता है, अरे यार मुझे मिस्टेक हो गई, मुझे लगा कि तुम उसे व्यक्ति पर अटैक कर रहे हो और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए तुम्हें घोड़े से नीचे खींच लिया, जिससे तुम उसे पर अटैक ना कर पाओ। उसकी बातों को सुनकर शामली जोर जोर से हंसने लगती है। इस चक्कर में उसके चेहरे पर लगा उसका दुपट्टा, जिससे उसने नकाब बांधा था, वह भी खुल चुका था, क्योंकि वह गिरने की वजह से ढीला हो गया था। जैसे ही आर्यन शामली को देखा है तो बस देखता ही रह जाता है। शामली भी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसका भी चेहरा बिल्कुल किसी शिल्पकार द्वारा तराशी गई मूर्ति की तरह था। आर्यन तो बस एक तक बिना पलके झपकाए शामली को देखे जा रहा था। तभी शामली की आवाज उसके कानों में पड़ती है, सच में तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। आर्यन को समझ नहीं आता कि शामली उसे ऐसा क्यों बोल रही है,
तो वह उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा है। उसे ऐसा देखा प्रकार सांवली समझ जाती है कि आर्यन को उसकी बातें समझ नहीं आई, तो वह बोलती है कोई बात नहीं, वैसे हम लोग दोस्त हैं और हम बस यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वह उसे आगे कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए उसने बात डाल दिया था। वही विश्वा अभी उसे घूर कर देखे जा रहा था। तभी उसकी आवाज आर्यन के कानों में सुनाई पड़ती है। विश्वा आर्यन से बोलता है, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? विश्वा के शब्द बहुत कठोर थे, उससे भी ज्यादा कठोर उसकी अभिव्यक्ति थी, जिस वजह से चाहकर भी आर्यन उसकी बातों को बोलने पर मजबूर हो जाता है। वह बोलता है, मैं रुद्र प्रताप सिंह का फ्रेंड हूँ और उन्हीं के साथ चल लंदन से यहाँ आया हूँ। मुझे गांव और पेड़ पौधे और प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही पसंद है, इसी वजह से मैं इन नज़ारों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए घूमने बाहर निकला था। मेरे साथ मेरे गार्ड भी आए थे जो अंदर गांव में अपनी फैमिली के साथ है। मैं तो यहाँ तलवारों की आवाज सुनकर इस ओर चला आया और मुझे गलतफहमी हो गई। उसकी बातों को सुनकर शामली बोलती है, और तो आप हमारे कुंवर शाह के मित्र हैं। शामली की आवाज बहुत ही प्यारी थी। आर्यन उसकी प्यारी आवाज को सुनकर उसे बहुत ही प्यार से बोलता है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, पर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसकी बातों को सुनकर शामली बोलती है, अजी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आप यहाँ रहने वाले हैं, अगर दोबारा मुलाकात हुई तो नाम भी जान लेना। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। वही आर्यन तो उसके ऊपर पूरा दीवाना ही हो गया था। विश्वा को अब उसके ऊपर भरोसा हो गया था, क्योंकि शुभम सिंह ने उसे बताया था कि कुंवर शाह के साथ उनका दोस्त भी आने वाला है, इसलिए अब और कुछ नहीं बोलता। विश्वा शामली की ओर देखकर बोलता है, चलो हमारी प्रैक्टिस बहुत हो गई, अब हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर वह अपने घोड़े की ओर बढ़ जाता है। वही आर्यन उसका भी चेहरा देखना चाहता था, लेकिन वह देख नहीं पाता है। लेकिन उसे इतना तो अंदाजा लग गया था, उसके सामने खड़ा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, जो भी है बहुत ही पावरफुल है। उसने सोच लिया था इस बारे में वह रुद्रा से जरूर बात करेगा। तो दोस्तों, क्या आर्यन की बातों को सुनकर रुद्रा विश्वा से मिलने की कोशिश करेगा? और क्या उसे विश्वा के बारे में कुछ भी पता चल पाएगा? और रुद्रा क्या उसे जलपरी की हकीकत जान पाएगा? उसे हकीकत तो पता चलेगी कि वह जलपरी नहीं है, बल्कि और रियल में कोई लड़की है, लेकिन उसे कैसे पता चलता है, ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।